बताऊं कि स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है, तो तुम सब समझना। सपोज करो कि ये कोई दीवार है और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि आपने इस पे फोर्स लगाया और ये वाला एरिया है ए, और मान लो इसकी लंबाई है एल, इसकी लेंथ कितनी है एल, और थोड़ी देर के बाद जाके देखा तो मैं देखा कि यार इसकी लेंथ बढ़ गई। मान लो इसकी जो लेंथ है वो अब कितनी हो गई, एल प्लस डेल एल। और आप मुझे बताओ कि इसकी लेंथ क्यों बढ़ी। मतलब अगर कोई तुम्हें पूछे कि यार इसकी लेंथ बढ़ी पर क्यों, क्योंकि आप क्या बोलोगे, क्योंकि आपने क्या लगाया, आपने लगाया फोर्स लगाया। तो तहसीन ध्यान से देखना, स्ट्रेस का मतलब होता है कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया, फोर्स अपॉन एरिया। और स्ट्रेन का मतलब होता है कितनी लेंथ बढ़ी अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। तो अब तू ध्यान से देख, अगर आप किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाओगे तभी तो उसमें स्ट्रेन होगा। अगर मान लो आप स्ट्रेस लगाओगे ही नहीं तो क्या स्ट्रेन होगा क्या। तो अगर मैं बोलूं कि यार कोई बॉडी खींचा गई, तो आप मुझे बताओ कोई भी चीज कब खींचाती है, जब आप उस पर फोर्स लगाते हो। तो बेसिकली अगर तुम बॉडी पे स्ट्रेस लगाओगे तो बॉडी में स्ट्रेन होगा। तो स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस घटाओगे तो स्ट्रेन घटेगा। बस यहीं से तुम्हारा हुक्स लॉ, यहीं से आपका हुक्स लॉ आता है। तो हुक्स लॉ है क्या, अब तुम समझना। तो लिखो अपनी कॉपी में, अपनी कॉपी में लिखो, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट। हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ स्टेट्स दैट विद इन द इलास्टिक लिमिट, मतलब तुम अगर बॉडी को ज्यादा नहीं खींच रहे हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस डेवलप्ड is directly proportional to the strain produced in the body. The Hooke's law is applicable to all elastic substances. ये तो अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अब हिंदी में इसका मतलब समझो। तो हिंदी में इसका मतलब है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, मतलब मान लो कोई बॉडी बहुत ज्यादा खिंचाई हुई है, मतलब उस बॉडी पे आपने स्ट्रेस भी बहुत ज्यादा लगाया हुआ है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। या फिर उल्टा समझो, अगर किसी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, अगर किसी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, मतलब उस बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा होगा। तो हुक्स क्या बोलता है, गर्वित जतिन तुम ध्यान से सुनना, तुम गर्वित अभी ज्वाइन किया है, ध्यान से सुनना। तो हुक्स क्या बोलता है, हुक्स ये बोलता है कि जितना ज्यादा तुम स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। या फिर उल्टा, अगर किसी बॉडी में बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, मतलब उस बॉडी पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगा होगा। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और इस प्रोपोर्शन को रिप्लेस करते हैं हमें कांस्टेंट के से, और ये के होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। के क्या होता है, के होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अब तक मैंने क्या पढ़ाया, वापस सुनना। तो अब तक मैंने ये पढ़ाया कि अगर किसी बॉडी पे तुम फोर्स लगाते हो तो उस बॉडी की लंबाई बढ़ती है, या फिर कुछ और बढ़ता होगा मान लो। तो अगर तुम किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते हो तो उस बॉडी में स्ट्रेन बढ़ता है। तो जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लगाओगे उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। और प्रपोर्शन को हटा के कांस्टेंट लगाओ के, ये के होता है आपका मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। और याद रखना, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, टाइप ऑफ मटेरियल, मतलब आपने कौन सा मटेरियल यूज किया। पहला क्या है, टाइप ऑफ मटेरियल। तो कोई तुम्हें पूछे कि राइट एनी टू फैक्टर्स ऑन विच मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड्स, किन्हीं दो फैक्टर के नाम लिखो जिन पे मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी डिपेंड करता है। तो पहला तो है टाइप ऑफ मटेरियल, और दूसरा अपनी कॉपी में लिखना टेम्परेचर। दूसरा अपनी कॉपी में लिखना टेम्परेचर। ये इस बार के नीट का क्वेश्चन था, नीट में आया था क्वेश्चन। तो लिख लो अपनी कॉपी में कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी किस पर डिपेंड करता है, टाइप ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल था, और टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर है ना। लिख लो अपनी कॉपी में इसको। तो हुक्स लॉ क्या बोलता है, हुक्स लॉ ये बोलता है कि तुम अगर किसी भी बॉडी पे स्ट्रेस लगाओगे तो उस बॉडी में क्या होगा, स्ट्रेन होगा। तुम जितना ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे बॉडी में उतना ज्यादा स्ट्रेन आएगा। और प्रपोर्शन को रिप्लेस करो कांस्टेंट के से, आपका के होता है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। और फिर मैं तुम्हें अलग अलग मॉड्यूलस पढ़ाऊंगा, ताकि साथ साथ तुम्हारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों रिवाइज भी हो जाएगा। तो अपन रिवीजन भी करेंगे और साथ साथ पढ़ेंगे भी। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और कोई डाउट है
तो आप पूछ सकते हो, लिख लो इसमें, और कोई डाउट है इसमें तो आप पूछ सकते हो। ओके, तो कोई डाउट नहीं है। तो अब 3 मॉड्यूलस मुझे तुम्हें पढ़ाने हैं, तो एक एक मैं पढ़ाता जाऊंगा, न्यूमेरिकल तुम साथ साथ करते जाना, ठीक है? तो लिखो अपनी कॉपी में, सबसे पहला टॉपिक लिखो, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। सबसे पहला टॉपिक आप लिखो यंग्स मॉड्यूलस, इसको डिनोट करते हैं वाई से। किससे डिनोट करते हैं? तो लिखो अपनी कॉपी में यंग्स मॉड्यूलस, इसको डिनोट करते हैं वाई से। तो यंग्स मॉड्यूलस कब लगता है, पहले लिखता अपनी कॉपी में, जब या तो टेंसाइल स्ट्रेस लगा हुआ है या फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा हुआ है। तो चाहे आपकी बॉडी पे टेंसाइल स्ट्रेस हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, दोनों केस में यंग्स मॉडुलस लगता है। तो अगर तुम भूल गए हो कि टेंसाइल और कंप्रेसिव क्या होता है, कि तहसीन ध्यान से सुनना। अगर मान लो कोई बॉडी है और मान लो कि ये बॉडी फिक्स है, तो अगर आप इस बॉडी को खींचते हो तो टेंसाइल स्ट्रेस होता है। अगर मान लो इस बॉडी को आप कंप्रेस करते हो, मान लो कि इस बॉडी को आप कंप्रेस करते हो, तो ये कंप्रेसिव स्ट्रेस है। तो टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में आपका जो फोर्स होता है दैट इज परपेंडिकुलर टू एरिया। तो अब तुम सब ध्यान से सुनना, यंग्स मॉडुलस कब लगता है? जब या तो आप बॉडी पर टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हो या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाते हो। तो अब तुम सब ध्यान से समझना, सपोज करो कि ये दीवार है और मान लो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो कि इस बॉडी की लेंथ है L, और मान लो बॉडी का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है A, और मान लो कि मैंने फोर्स लगाया F, और मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैं देखा कि यार इस बॉडी की लंबाई बढ़ गई क्योंकि मैंने इस पे फोर्स लगाया। तो मैं देखा कि यार इस बॉडी की जो लेंथ है वो बढ़ गई, और लेंथ कितनी हो गई? L प्लस डेल L। अब आप मुझे बताओ कि ये लेंथ क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने बॉडी पे फोर्स लगाया। तो आपने फोर्स लगा रखा था F, एरिया था A। तो अब तुम ध्यान से देखना, सब समझना, स्ट्रेस कितना होगा? फोर्स अपॉन एरिया। तहसीन फॉर्मूले पे ध्यान देना, कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। स्ट्रेन क्या होगा? कितनी लेंथ बढ़ी अपॉन ओरिजिनल कितनी लेंथ थी। और अब हुक्स लॉ पुट करो, तो स्ट्रेस इक्वल टू होता है के इंटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस की जगह पुट करो फोर्स अपॉन एरिया, के की जगह पुट करो यंग्स मॉडुलस, स्ट्रेन की जगह पुट करो डेल एल अपॉन एल। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और के की जगह वाई कब पुट करते हैं, मतलब यंग्स मॉडुलस कब यूज करते हैं? जब या तो बॉडी पर टेंसाइल स्ट्रेस लगाओ या बॉडी पे कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाओ। टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों में क्या होता है? आपका जो फोर्स होता है वो एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो आपका स्ट्रेस, ये आपका स्ट्रेन, और स्ट्रेस इज इक्वल टू होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। लिख लो अपनी कॉपी में। फिर एक न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूं, अगला न्यूमेरिकल तुम्हें सॉल्व करना है, लिख लो अपनी कॉपी में। तो यंग्स मॉडुलस कब यूज करते हैं? जब या तो टेंसाइल स्ट्रेस लगता है या कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। दोनों में क्या होता है? आपका फोर्स परपेंडिकुलर टू एरिया है। टेंसाइल में क्या होता है? लेंथ बढ़ती है, कंप्रेसिव में कंप्रेस करते हो लेंथ घटती है। स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन कैसे निकालते हैं? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। और हुक्स लॉ है क्या? स्ट्रेस इज इक्वल टू के इंटू स्ट्रेन, और के होता है आपका यंग्स मॉडुलस। लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। लिख लो यंग्स मॉडुलस। एक न्यूमेरिकल मैं कर रहा हूं, अगला तुम्हें करना है, थोड़ा जल्दी लिखना। एक न्यूमेरिकल जो मैं करूंगा वो तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है, अगला पूरा तुम्हें ही करना है। लिख लो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो बॉडी पे अगर टेंसाइल या कंप्रेसिव लगता है तो के की जगह अपन क्या पुट करते हैं? वाई। वाई है यंग्स मॉडुलस, ठीक है? तो अब मैं एक न्यूमेरिकल पा रहा हूं, इस न्यूमेरिकल तो पहले मैं लिखता नहीं है ना, अगला तुम सॉल्व करोगे। सपोज करो कि ये एक बॉडी है, मान लो कि ये एक बॉडी है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, और मान लो मैंने कोई फोर्स लगाया ऐसे 200 न्यूटन, और ये जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर। और मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा यार बॉडी की लेंथ घट गई। मैंने देखा बॉडी की जो लेंथ है वो कितनी हो गई? 9.9 मीटर। और मैंने कितना फोर्स लगाया था? 200 न्यूटन। और ये एरिया कितना दे रखा था? 2 मीटर स्क्वायर। तो आपको बताना है कि स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, और यंग्स मॉडुलस कितना है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन स्ट्रेस निकालते हैं। तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। तो कितना फोर्स लगाया? 200, कितने एरिया पे? 2। तो 200 अपॉन 2 कितना आएगा? 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
अब स्ट्रेंथ निकालो, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो कितनी लेंथ घटी देखो, पहले 10 थी, 9.9 हो गई, कितनी घटी 0.1, ओरिजिनल कितनी थी 10, तो ये कितना हो जाएगा 0.01। और तीसरा यंग्स मॉडुलस कैसे निकालोगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है 100, ये तो निकालना है, स्ट्रेन कितना है 0.01, तो इसको ओपन करोगे नीचे 100 आएगा, 100 को उधर लेके जाओ तो वाई कितना आएगा 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन निकालते हैं। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन होता है कितनी लेंथ चेंज हुई, ओरिजिनल कितनी थी, और फिर आप यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगाओ, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ से आपका आंसर आ जाएगा। किसी को इनमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन लिखना नहीं है, अगला क्वेश्चन तुम्हें करना है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट नहीं है, तो अब ये क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है, सबको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन है ये कि ये एक बॉडी है और मान लो इसकी जो लंबाई है वो है 5 मीटर, और मैंने यहाँ पे 500 न्यूटन का फोर्स लगाया, और ये जो एरिया है वो मैंने दे रखा था 10 मीटर स्क्वायर। और थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा, तो मैंने देखा कि ये जो बॉडी है इसकी जो लंबाई है वो हो गई आपकी 5.2 मीटर। कितनी हो गई 5.2, और लंबाई क्यों बढ़ी, क्योंकि आपने फोर्स लगाया, कितना फोर्स लगाया 500, एरिया है 10 मीटर स्क्वायर। तो आप लोग मुझे बताओ स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेन कितना है, यंग्स मॉडुलस कितना है। 1 मिनट दे रहा हूं, सॉल्व करो, तुम्हें फॉर्मूला याद हो जाएगा, सॉल्व करो तुम्हें याद हो जाएगा, सही में करो, सॉल्व करो। कितना आ रहा है रानू, हर्ष, हर्षवर्धन, गार्गी, कितना आ रहा है, जतिन सोचो, मेघना कितना आ रहा है। देखो सिंपल है, तो भी क्या होता है अपन एक बार फॉर्मूला लिखते हैं ना तो अपने को फॉर्मूले याद हो जाते हैं, इसलिए जल्दी करो, क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो कितना आ रहा है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यंग्स मॉडुलस कैसे निकालोगे, स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन। चेक करो कितना आ रहा है स्ट्रेस, कितना फोर्स है 500, कितना एरिया 10, तो कितना आया 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, तो पहले 5 थी बाद में 5.2 हो गई 0.2, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 5, तो सॉल्व करो कितना आएगा, इसको ओपन करो तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/25, इतना ही आएगा 0.2/50, 2/50 1/25, और फिर स्ट्रेस कितना है 50, यंग्स मॉडुलस स्ट्रेन कितना है 1/25, तो यंग्स मॉडुलस कितना आएगा 50 इंटू 25, तो ये आ जाएगा आपका 1250 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से सॉल्व करते हैं। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार, कोई भी डाउट है, अश्विता चेक कर कहाँ गलती हो रही है, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। स्ट्रेस होता है कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया, स्ट्रेन होता है कितनी लेंथ बढ़ी अपॉन ओरिजिनल कितनी लेंथ थी। कोई डाउट है, घरवेद, गगन, गगन भाई शांत बैठे हो, हर्ष शांत बैठा है, अरे देखो मत, करते जाओ, मूवी थोड़ी चल रही देखनी है खाली। नो सर, नो डाउट है। कोई डाउट नहीं है, पक्का तुम सबको समझ में आया, क्योंकि मैं नेक्स्ट पे बढ़ रहा हूँ फिर इसलिए बोल रहा हूँ। यस सर। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, शेयर मॉड्यूलस। नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, शेयर मॉड्यूलस। शेयर मॉड्यूलस, इसको डिनोट करते जी से, यहां पे न्यूमेरिकल सीधा तुम्हें ही करना है, मैं कोई एग्जांपल नहीं दूंगा। तो शेयर मॉड्यूलस लगता कैसे, तहसीन ध्यान से देखना। सपोज कर कि ये कोई दीवार है, और मान ले कि इसके ऊपर मैंने कोई बॉडी इस तरीके से रखी हुई है, नीचे फिक्स है, ये हाइट है h, ऊपर का एरिया है a, और मान ले मैंने फोर्स लगाया ऐसे, तो थोड़ी देर के बाद मैंने जाके देखा तो मेरी जो बॉडी है वो ऐसी हो गई, इस तरीके से, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मेरी बॉडी टेढ़ी हो गई। तो मान लो कि जो तुम्हारा ऊपर वाला फेस था वो कितना आगे गया x, और आपकी हाइट कितनी है h, और आपने फोर्स कैसे लगाया था ऐसे। तो इस केस में जो स्ट्रेस लगाते हैं वो होता है सेम, फॉर्मूला वही है, पर बोलते क्या है फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पे स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है, मतलब x अपॉन h। और यहां पे अगर तुम हुक्स लॉ पुट करोगे ना, स्ट्रेस इज इक्वल टू k इंटू स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेस की जगह आएगा फोर्स अपॉन एरिया, लेकिन यहां पे k की जगह क्या आता है g, और क्या आ जाएगा g x अपॉन h। तो कई बार क्या होता है, मान लो आपको ये एंगल थीटा दे रखा है, तो टेन थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
तो परपेंडिकुलर x है, बेस कितना है h, तो कई लोग क्या लिखते हैं इस फॉर्मूले को, ऐसे भी लिखते हैं F/A इक्वल टू G इंटू टेन थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो, सीधा न्यूमेरिकल तुम्हें ही सॉल्व करना है, एक बार लिख लो इसको अपनी कॉपी में, लिख लो इसको अपनी कॉपी में। तो स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन यहाँ पे क्या होता है, ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है, और कई लोग स्ट्रेन को टेन थीटा भी लिखते हैं, ठीक है। और यहां पे हुक्स लॉ पुट करोगे कब, जब शियर स्ट्रेस लग रहा है तो के की जगह क्या आएगा, जी, जी मतलब शियर मॉडुलस, जी मतलब शियर मॉडुलस, और स्ट्रेन कितना हो जाएगा एक्स अपॉन एच। लिख लो इसको, फिर इसका न्यूमेरिकल मैं सॉल्व नहीं करूंगा, इसका न्यूमेरिकल तुम खुद सॉल्व करोगे। तो तहसीन ध्यान से देखना, शियर स्ट्रेस कैसे लगता है, जब तेरा फोर्स जो होता है ना वो एरिया के पैरेलल होता है, तो जब फोर्स एरिया के पैरेलल है तो आपकी बॉडी ऐसे बैंड हो जाती है। तो मान लो आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया एक्स, और आपकी हाइट कितनी है एच, तो स्ट्रेन क्या होगा आपका एक्स अपॉन एच, स्ट्रेस क्या होगा फोर्स अपॉन एरिया, और इस केस में के की जगह क्या आएगा जी, जी मतलब होता है शेयर मॉडुलस, ठीक है। लिख लिया सबने, सिद्धार्थ भाई अब आपको मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगा, उससे लिख लेना, अगला वाला तो समझना, ये वाला तो एक बार रहने दे, इसके अगले वाला टॉपिक से तो चालू करना है ना। और कोई डाउट है अश्विता, डाउट है तो पूछो कोई भी डाउट है तो क्लियर करो यार। रानू डाउट है कि समझ में आ गया पूरा, ठीक है। आ गया सर समझ में। एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो अब, आई होप सो तुमने लिख लिया होगा। तो जब टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस है यंग्स मॉडुलस, जब शियर स्ट्रेस है शियर मॉडुलस, ठीक है। अब एक क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व करो, सब सॉल्व करोगे इस क्वेश्चन को। सपोज करो कि ये कोई बॉडी है, और मान लो ये बॉडी नीचे से बाइंडेड है, मान लो बॉडी की लेंथ है 10 मीटर, ऊपर वाला जो एरिया है वो है 2 मीटर स्क्वायर, और मैंने एक फोर्स इधर लगाया, मैंने फोर्स लगाया 100 न्यूटन, और मैंने थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा यार मेरी जो बॉडी वो बैंड हो गई, बैंड हो गई मतलब मेरी बॉडी कैसे हो गई, इस तरीके से टेढ़ी हो गई, थोड़ी इस तरीके से टेढ़ी हो गई, मेरी ड्राइंग खराब है यहाँ, चलेगा। और मैंने देखा कि यार ये जो डिस्टेंस है ये है 0.2 मीटर, और हाइट उतनी है, कितनी है 10 मीटर। तो आपको बताना है कि स्ट्रेस कितना है, आपको बताया स्ट्रेन कितना है, आपको बताना है शेयर मॉडुलस कितना है। चेक करो जल्दी, आधा मिनट दे रहा हूं खाली मैं, जल्दी सॉल्व करो। चेक करो कितना आ रहा है। एक तो तुम्हें पता पड़ना चाहिए कि अगर जब फोर्स एरिया के पैरेलल है तो कौन सा स्ट्रेस है, शेयर, शेयर स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया। चेक करो कितना फोर्स है 100, एरिया कितना है 2, तो 50 N/m²। फिर आप स्ट्रेन निकालो, स्ट्रेन क्या होता है, आपका ऊपर वाला फेस कितना आगे गया अपॉन हाइट कितनी है, तो x अपॉन एच, तो x कितना है 0.2, हाइट कितनी है 10, तो इसको ओपन करो तो ये आएगा 2/100, मतलब कितना आएगा 1/50। और फिर शेयर स्ट्रेस क्या होता है, शेयर मॉडुलस इंटू शेयर स्ट्रेन, तो बस चेक कर लो ये कितना आ गया 50 इक्वल टू 1/50 इंटू शेयर इंटू जी, ये आ गया। बस जी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 2500, यूनिट वही होगी N/m², ये इसका आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो क्लियर करो यार प्लीज यार। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं आगे बढ़ रहा हूं। ओके कोई डाउट नहीं है, तो आज का अपना आज का लास्ट टॉपिक नहीं, मतलब लाइक इस सेक्शन का लास्ट टॉपिक है, लिखो अपनी कॉपी में बल्क मॉडुलस, लिखो अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो बल्क मॉडुलस, टॉपिक लिखो बल्क मॉडुलस। सिद्धार्थ अब तू भी समझना इस टॉपिक को, इसको डिनोट करते हैं बी से। तो अब बल्क मॉडुलस होता क्या है, अब तुम सब ध्यान से सुनना। सपोज करो कि कोई कंटेनर है और इसमें कोई फ्लूइड भरा हुआ है, किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि मैं इस कंटेनर में
एक बॉडी इंसर्ट कर रहा हूं ऐसे, और मान लो इसका वॉल्यूम है V, तो होता क्या है कि आपका जो फ्लूइड होता है ना, वो बॉडी पे सब तरफ से फोर्स लगाएगा, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, नीचे से भी, यहां 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 से भी। तो V इसका वॉल्यूम है, और मान लो इसका एरिया जो है उसको डिनोट करता हूं मैं A से। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, अगर आप किसी बॉडी को सब तरफ से फोर्स लगा के कंप्रेस करोगे तो होता क्या है, बॉडी का वॉल्यूम घट जाता है। और मान लो बॉडी का वॉल्यूम कितना हो गया, V माइनस डेल वी। पहले वॉल्यूम V था, अब कितना हो गया, V माइनस डेल वी। मान लो आपने बॉडी पे फोर्स लगाया था F, और बॉडी का जो एरिया था वो था A। तो यहां पे अपन स्ट्रेस वर्ड यूज नहीं करते हैं, यहां पे हम वर्ड यूज करते हैं प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। और यहां पे स्ट्रेन कैसे निकालते, देखो तीनों केस में स्ट्रेन निकालने का तरीका अलग था। यहाँ पे वॉल्यूम स्ट्रेन कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो सेम हुक्स लॉ अगर पुट करोगे तो हुक्स लॉ क्या था, सिग्मा इक्वल टू के इनटू एप्सिलॉन। तो स्ट्रेस की जगह आ जाएगा प्रेशर, के की जगह आ जाएगा बल्क मॉडुलस, स्ट्रेन की जगह आ जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेन, माइनस डेल वी बाई वी। लिख लो अपनी कॉपी में। तो P इक्वल टू माइनस बी इंटू डेल वी बाई वी। P मतलब होता है प्रेशर, B मतलब होता है बल्क मॉडुलस, डेल वी मतलब कितना वॉल्यूम कम हुआ, V मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था। लिख लो अपनी कॉपी में। यहाँ पे B होता है बल्क मॉडुलस, और याद रखना इसकी SI यूनिट भी क्या होती है, न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। लिख लो अपनी कॉपी में। तो आज हमने तीन पढ़े, कौन से, यंग्स मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो इसको, फिर एक न्यूमेरिकल तुम्हें करना है, और फिर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आऊंगा। लिख लो इसको, न्यूमेरिकल तुम्हें ही करना है, वो भी बोल रहा हूं। एक और यहां पे टर्म लिख लेना, वो टर्म जनरली कम आती है, वो होती है कंप्रेसिबिलिटी। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ ए मटेरियल। तो याद रखना कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 बल्क मॉडुलस। लिख लो अपनी कॉपी में, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला होता है 1 बल्क मॉडुलस। इसका मतलब क्या है, अगर किसी बॉडी का बल्क मॉडुलस कम है तो उसको कंप्रेस करना आसान है। तो जितना कम बल्क मॉडुलस होता है उसको इतना आसानी से आप कंप्रेस कर सकते हो, जितना ज्यादा बल्क मॉडुलस होता है आप उसको कंप्रेस इतनी आसानी से नहीं कर सकते। तो कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू 1 बल्क मॉडुलस। लिख लो अपनी कॉपी में। लिख लो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम कर लो, और फिर अपन स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे आएंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे। लिख लो इसको, कोई डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, तो क्वेश्चन कर लो तुम। क्वेश्चन है ये, सब क्वेश्चन ध्यान से सुनना। सपोज करो कि ये कोई कंटेनर है, और मान लो कि इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है। मान लो कि ये कोई कंटेनर है, और इस कंटेनर में फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मान लो कि इस कंटेनर में मैं कोई बॉडी इंसर्ट करता हूं, ये, और इस बॉडी का वॉल्यूम है 2 मीटर क्यूब, और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 10 मीटर स्क्वायर। लेकिन हो क्या रहा है, इस बॉडी पे सब तरफ से फोर्स लग रहा है। इस बॉडी पे क्या हो रहा है, सब तरफ से फोर्स लग रहा है, और इस पे टोटल फोर्स लग रहा है 500 न्यूटन। और मैं थोड़ी देर के बाद जाके देखा, तो मैंने देखा यार मेरी जो बॉडी है उसका वॉल्यूम हो गया 1.8 मीटर क्यूब। पहले 2 था, आपने सब तरफ से कंप्रेस किया, कितना हो गया 1.8। तो आपको मुझे बताना है कि बॉडी पे प्रेशर कितना लगा, बॉडी का वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, और तीसरा आपको मुझे बताना है बल्क मॉडुलस की वैल्यू कितनी है। तीनों चीज निकाल के बताओ क्या आएगा इसका आंसर। सोचो, जल्दी सोचो क्या आएगा इसका आंसर। गर्वित, तूने जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर फ्लूइड मैकेनिक्स में आता है, अपना नेक्स्ट चैप्टर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, कि ये बॉडी नीचे क्यों नहीं आ रही है, फोर्स सब तरफ से क्यों लग रहा है, परपेंडिकुलर क्यों लग रहा है, ये सब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा। अभी जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर। प्रेशर कितना है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ कितना है, बल्क मॉडुलस कितना है, चेक करो। कितना प्रेशर है, फोर्स अपॉन एरिया। कितना फोर्स है, 500। एरिया कितना है, 10। तो प्रेशर कितना आया, 50 न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, देखो सिंपल सा, इस माइनस को छोड़ दो। कितना वॉल्यूम कम हुआ आप मुझे बताओ। पहले 2 था, बाद में 1.8 हो गया, कितना कम हुआ 0.2। और ओरिजिनल वॉल्यूम कितना था 2,
तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा आपका 10, तो ये आ जाएगा 1/10। और तीसरा फॉर्मूले में पुट करो, P इक्वल टू बल्क मॉडुलस इंटू वॉल्यूम स्ट्रेन। तो P कितना है आपका 50, बल्क मॉडुलस निकालना है, वॉल्यूम स्ट्रेन कितना है 1/10, तो बल्क मॉडुलस कितना आया 500 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, बल्क मॉडुलस निकालते हैं। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हो। इसके साथ तुम्हारे तीनों मॉड्यूलस खत्म होते हैं। अब मैं आ रहा हूं स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार। आसान टॉपिक है, ज्यादा तुम्हें घबराने की जरूरत है नहीं, बस समझ लो तो इस टॉपिक में तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा। कुछ डाउट है तो पूछो। कुछ डाउट है प्लीज पूछो यार। ओके, वैसे तो काफी लोगों के आंसर आ रहे हैं, तो आई होप सो तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ तुम्हारे तीनों मॉड्यूलस खत्म होते हैं। तो तुम्हें पता पड़ना चाहिए यंग्स कब लगता है, जब टेंसाइल और कंप्रेसिव स्ट्रेस लगता है। शियर मॉड्यूलस कब लगता है, जब शियर स्ट्रेस लगता है। और बल्क मॉड्यूलस कब लगता है, जब बॉडी फ्लूइड में होती है और सब तरफ से प्रेशर लगता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखो तुम अपनी कॉपी में, वो टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है, मतलब इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो पहले तुम समझना, मैं जो बोल रहा हूं उसको लाइन वाइज लिखते जाना। छोटा सा टॉपिक है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपनी कॉपी में एक काम करो, इस तरीके से दो लाइंस बना लो। तो एक तरफ तो आएगा आपका स्ट्रेस, एक तरफ आएगा आपका स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनता कैसे, तुम सब ध्यान से देखो। देखो, शुरुआत में आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं था, मान लो ये ओरिजिन है, तो शुरू में आपकी बॉडी पे कोई स्ट्रेस नहीं था, तो कोई स्ट्रेन नहीं होगा। अब आप अपनी बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ाना चालू करो, तो अगर आप बॉडी पे स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। मान लो आ गया पॉइंट ए, ओ ए। याद रखना, ओ से लेके ए के बीच में आपकी बॉडी इलास्टिक है, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी देर आपकी बॉडी इलास्टिक होती है। इलास्टिक का मतलब यह है कि ओ से लेके ए के बीच में आप बॉडी को कहीं पे भी छोड़ो तो वापस ओ पे चली जाएगी, मतलब जैसी थी वैसी की वैसी हो जाएगी। तो ओ से लेके ए तक आपकी बॉडी इलास्टिक है। दूसरा पॉइंट लिखना, ओ से लेके ए तक आपकी बॉडी हुक्स लॉ फॉलो कर रही है। हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब क्या है पता है? हुक्स लॉ फॉलो करने का मतलब है कि आपका ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन है। और तीसरा पॉइंट याद रखना, ए जो होता है, ए होता है आपका प्रोपोर्शनल लिमिट। ए को हम क्या बोलते हैं? ए को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब यह है कि खाली ए तक ही आपकी लाइन स्ट्रेट होगी, ए के बाद नहीं होगी। अब क्या होगा ध्यान से देखना। तो पहले आप ओ पे थे, आपने स्ट्रेस बढ़ाया तो बॉडी में स्ट्रेन बढ़ा, अपन ए पे आ गए। अब मैं स्ट्रेस और बढ़ा रहा हूं, स्ट्रेन बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है। मान लो अब मैं आ गया पॉइंट बी पे। तो याद रखना, ए से लेके बी तक भी आपकी बॉडी इलास्टिक ही है, ओ से लेके ए भी इलास्टिक है, ए से लेके बी तक की आपकी बॉडी इलास्टिक है। इलास्टिक का क्या मतलब है? आप ए से लेके बी के बीच में भी बॉडी को कहीं पे भी छोड़ोगे ना, वापस वो ओ पे चली जाएगी। लेकिन अब आपकी लाइन स्ट्रेट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? नॉट फॉलो हुक्स लॉ। अब आपकी बॉडी हुक्स लॉ फॉलो नहीं कर रही है, क्योंकि लाइन स्ट्रेट नहीं है। और बी को हम क्या बोलते हैं? बी को हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। बी को हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। मतलब आपकी बॉडी बी तक इलास्टिक है, ओ से लेके ए तक भी है, ए से लेके बी तक भी है। मतलब ओ से लेके बी तक बॉडी इलास्टिक है। इलास्टिक का मतलब है आप बॉडी को कहीं पे भी छोड़ो, बॉडी वापस अपनी जगह पे चली जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, स्ट्रेस और बढ़ाता हूं, स्ट्रेन और बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा। मान लो ये पॉइंट आ गया सी, लेकिन याद रखना बी से लेके सी अब आपकी बॉडी क्या बन गई? प्लास्टिक। प्लास्टिक का मतलब क्या है? मान लो बी और सी के बीच में आपने अपनी बॉडी को कहीं छोड़ दिया, आपने बी और सी के बीच में आपने बॉडी को छोड़ दिया, तो बॉडी ओपन ही जाएगी, आपकी बॉडी थोड़ी बहुत खींचा जाएगी, आपकी बॉडी खींचा जाएगी, ओपन ही जाएगी। प्लास्टिक का मतलब क्या है? आप खींचो छोड़ो तो वापस जगह पे नहीं जाती है। इलास्टिक का मतलब क्या है? खींचो छोड़ो वापस जगह पे चली जाती है। तो इसको बोलते हैं डिफॉर्मेशन। ये जो डिस्टेंस है इसको क्या बोलते हैं? डिफॉर्मेशन। तो बी से लेके सी के बीच में आप बॉडी को कहीं पे भी छोड़ो, आपकी बॉडी जगह पे नहीं जाती है, उसमें डिफॉर्मेशन आ जाता है।
तो बी आपकी इलास्टिक लिमिट है, बी के बाद आपकी बॉडी क्या है, प्लास्टिक है, और सी होता है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ। सी क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ। कई लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को इल्ड स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है तुम समझना, आपका सी पॉइंट बताता है कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रेस झेल सकती है, आपकी बॉडी कितना फोर्स झेल सकती है। और एक बार आप सी से पार कर गए तो अब आपकी बॉडी खत्म हो गई, क्योंकि एक बार आप सी पे पहुंच गए मतलब आपकी बॉडी जितना स्ट्रेस झेल सकती है आपने उतना लगा दिया, तो अब आपकी बॉडी खत्म। अब भले तुम स्ट्रेस घटाओ, अब चाहे तुम स्ट्रेस घटाओ तो भी स्ट्रेन बढ़ेगा, होगा क्या, अब भले तुम स्ट्रेस घटाओ स्ट्रेन बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपकी बॉडी टूट जाएगी। इसको बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट। इसको क्या बोलते हैं, फ्रैक्चर पॉइंट। तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में 4 पॉइंट होते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, टेंसाइल स्ट्रेंथ, फ्रैक्चर पॉइंट। मतलब एक बार अपनी बॉडी को आपने उसकी लिमिट से भी ज्यादा खींच दिया तो उसमें कुछ नहीं बचेगा। अब भले तुम फोर्स कम भी लगाओगे ना तो थोड़ी देर आपका स्ट्रेन बढ़ेगा और फिर आपकी बॉडी का फ्रैक्चर हो जाएगा, आपकी बॉडी टूट जाएगी। तो याद रखना, कोई तुम्हें पूछे कि हुक्स लॉ कहां फॉलो होता है, ओ से लेके ए के बीच में। बॉडी कब तक प्लास्टिक है, ओ कब तक इलास्टिक है, ओ से लेके बीच में, ओ से लेके बी के बीच में। बॉडी कब प्लास्टिक है, बी के बाद। बॉडी की स्ट्रेंथ किस पॉइंट से पता पड़ती है, सी से, है ना, जितना ज्यादा सी होगा उतनी स्ट्रेंथ होगी। बॉडी का फ्रैक्चर कहां पे हो रहा है, डी पे, तो डी आपका फ्रैक्चर पॉइंट है। तो ये आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। और ये किसका ग्राफ है, इलास्टिक मटेरियल्स का। ठीक है, लिख लो इसमें, और डाउट है तब आप पूछ सकते हो। गर्वित होता क्या है, थोड़ी देर तक तो ये हुक्स लॉ फॉलो करता है कि स्ट्रेस बढ़ाओगे तो स्ट्रेन बढ़ेगा, लेकिन फिर तेरा जो रिलेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं रहता, फिर इधर उधर हो सकता है, तो इसलिए फिर ये ग्राफ कर्व हो जाता है। लिख लो इसमें, और कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। चारों पॉइंट लगा लेना। ए होता है प्रोपोर्शनल लिमिट, बी होता है इलास्टिक लिमिट, सी होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ, और डी होता है फ्रैक्चर पॉइंट। चारों पॉइंट लिख लो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है तो पूछो। कोई डाउट है तब आप पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है, क्योंकि बस 2 चीजें और बतानी है तुम्हें, फिर अपन नेक्स्ट क्लास में चैप्टर खत्म करके फ्लूइड चालू कर देंगे। छोटा सा खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड चालू हो जाएगा। प्रोपोर्शनल लिमिट ये पॉइंट होता है तहसीन। प्रोपोर्शनल लिमिट का मतलब है कि ए तक तेरी लाइन स्ट्रेट है और ए के बाद तेरी लाइन कर्व हो जाएगी, स्ट्रेट नहीं रहेगी। तो पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आता है, फिर इलास्टिक लिमिट आता है, फिर टेंसाइल स्ट्रेंथ आता है, और फाइनली फ्रैक्चर पॉइंट आता है। ठीक है, बस 2 चीजें ध्यान से देख लो आप, 2 चीजें समझ लो, और फिर अपन खत्म करेंगे क्योंकि क्लास खत्म होने वाली है। तो जल्दी लिख लो इसको, है ना यार, मुझे 2 चीजें और बतानी है। लिख लिया इसको, गगन लिख लिया कि बाकी है? यस सर, लिख दिया। रानू समझ में आया कि डाउट है? यस सर, समझ में आ गया। सर ये लास्ट में क्या लिखा है? कहां पे, इलास्टिक मटेरियल्स। ये ये ग्राफ ओके इलास्टिक ओके। मटेरियल का है। ओके, अब तुम सुनो, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब ये मैं वैसे भी भेज रहा हूं तुम्हें, आज भेज दूंगा, पक्का पक्का आज भेज दूंगा सिद्धार्थ। तो अब तुम सुनो कि क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तुम्हें कुछ कंसेप्ट की जरूरत पड़ती है। तो मान लो एग्जाम में तुम्हारे क्वेश्चन आ जाता है कि ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है और ये एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये मटेरियल 1 का, ये मटेरियल 2 का, तो बताओ किसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है। तो कैसे करते, ध्यान से देखना। आप क्या करो, ये एंगल बनाओ, तो मटेरियल 2 का एंगल थीटा 2 होगा, मटेरियल 1 का थीटा 1। ध्यान से देखो, थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2 है, तो पहले का यंग्स मॉडुलस दूसरे से ज्यादा होगा। और याद रखना, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होता है वो ज्यादा इलास्टिक होता है। तो इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यंग्स मॉडुलस। तो कोई तुम्हें पूछे
कि फर्स्ट और सेकंड में से कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो फर्स्ट। क्यों? क्योंकि फर्स्ट का यंग्स मॉडुलस ज्यादा है, सेकंड का कम है। और यंग्स मॉडुलस कैसे पता करते हैं? एंगल से। तो आपको एंगल देखना है। देखो दूसरे का एंगल इतना है, पहले का एंगल बड़ा वाला है, तो θ1 ग्रेटर देन θ2 है, तो यंग्स मॉडुलस ऑफ 1 इज ग्रेटर देन यंग्स मॉडुलस ऑफ 2। और जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। लिख लो अपनी कॉपी में, ये कंसेप्ट लिख लो, काम आएगा तुम्हारे। तो हाउ टू कंपेयर यंग्स मॉडुलस, उस टॉपिक में लिख लो इसको अपनी कॉपी में। हाउ टू कंपेयर यंग्स मॉडुलस। तो यंग्स मॉडुलस कैसे कंपेयर करते हैं? एंगल से। आपको एंगल देखना है, ठीक है? लिख लिया ये? कि जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा, जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो ज्यादा इलास्टिक होगा। उसी तरीके से लिखो अपनी कॉपी में, हाउ टू कंपेयर स्ट्रेंथ। आपको कंपेयर करना है कि आपके पास दो मटेरियल है, तो बताओ किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, ध्यान से देखना। ये आपका मान लो स्ट्रेस स्ट्रेंथ कर्व है। मान लो एक ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है, एक ग्राफ आपको ऐसे दे रखा है। तो याद रखना आपकी स्ट्रेंथ किससे पता पड़ती है? इस पॉइंट से। तो ध्यान से देखो, मान लो ये पहला मटेरियल है, ये दूसरा मटेरियल है। तो जो दूसरा मटेरियल देखो उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऊपर है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, और जो नीचे वाला मटेरियल है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ नीचे है। तो जिसका टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा हो वो स्ट्रांग ज्यादा होता है। तो कोई भी मटेरियल कितना ज्यादा स्ट्रांग है किस पे डिपेंड करता है? उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। तो जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा है वो ज्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे सेकंड, ध्यान से देखो, जो सेकंड का पॉइंट है वो ऊपर है, जो फर्स्ट का हाईएस्ट पॉइंट है वो नीचे है। तो सेकंड विल बी ग्रेटर देन 1। तो कौन ज्यादा स्ट्रांग होगा वो किस पे डिपेंड करता है? टेंसाइल स्ट्रेंथ पे। और याद है टेंसाइल स्ट्रेंथ कौन सा पॉइंट था अपने ग्राफ में? ऊपर ही ऊपर वाला पॉइंट, सी पॉइंट। तो ध्यान से देखो, सेकंड मटेरियल का पॉइंट ऊपर है, फर्स्ट वाले का नीचे है। तो सेकंड वाले का ज्यादा स्ट्रांग है, फर्स्ट वाला कम स्ट्रांग है। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो इसको। और इसके आगे अब अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को आज जो पढ़ा है उसमें कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें एनसीईआरटी के एक दो न्यूमेरिकल कराऊंगा और एप्लीकेशंस, और अपन फ्लूइड मैकेनिक्स चालू कर देंगे। और कोई डाउट है तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है तो आप लीव कर सकते हो, है ना? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलो, बाय बाय। Thank you, sir. यस, Thank you, sir. बाय बाय, टाटा। Bye. Bye.